So let's begin our first lecture, Dimensions and Dimensional Analysis. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं डायमेंशन की डेफिनेशन रिसाइट कर देता हूँ एक बार, फिर हम उसको समझने की कोशिश करते हैं. तो डेफिनेशन क्या है डायमेंशंस की? डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स टू विच फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम हैव टू बी रेज्ड टू ऑब्टेन इट्स यूनिट. इस डेफिनेशन में कुछ टर्म्स आ रही हैं. जैसे पहली टर्म आई फिजिकल क्वांटिटी. तो आप जानते हैं फिजिकल क्वांटिटी किसको कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटी फिजिक्स में वो क्वांटिटी है जिसको हम मेज़र कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन, लीनियर मोमेंटम, फोर्स, वर्क. ये सारी क्वांटिटीज़ कैसी हैं जिनको मेज़र किया जा सकता है और न्यूमेरिकल टर्म में लिखा जा सकता है. जिसको मेज़र नहीं कर सकते दे आर नॉट फिजिकल क्वांटिटीज़. उनको हम फिजिक्स में इनकॉर्पोरेट नहीं करते. जिसको हम न्यूमेरिकल वैल्यू में लिख सकते हैं, ओनली दैट इज आर फिजिकल क्वांटिटी. और जिसको हम किसी प्रोसेस से मेजर भी कर सकते हैं. तो फिजिकल क्वांटिटीज क्लियर टू अस कि क्या है फिजिकल क्वांटिटी. अच्छा, फिजिकल क्वांटिटी को जब हम एक्सप्रेस करेंगे मास, लेंथ और टाइम की पावर्स की फॉर्म में. अब ये मास, लेंथ, टाइम आपने पढ़ा है कि मास, लेंथ और टाइम जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है. फंडामेंटल क्वांटिटीज है. फंडामेंटल इसलिए कि बाकी क्वांटिटीज इनसे डिराइव हो जाती है. दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटीज. अच्छा, फंडामेंटल क्वांटिटीज जो है ये मास, लेंथ और टाइम, इनकी पावर की फॉर्म में हम बाकी क्वांटिटीज को लिखेंगे और देखेंगे पावर क्या आती है. फॉर एग्जाम्पल वी हैव एरिया. एरिया क्या है? एक फिजिकल क्वांटिटी है. हम इसको इजीली मेजर कर सकते हैं. और वी हैव ए फॉर्मूला, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ. अच्छा, अब लेंथ इंटू ब्रेड्थ हमारा एरिया अगर है तो हम इसको एक्सप्रेस कैसे करेंगे फंडामेंटल यूनिट्स की फॉर्म में? तो हम एक ब्रैकेट लगाते हैं इस तरह का, जिसको हम कहते हैं क्लोज ब्रैकेट. अच्छा, इसमें क्या है? मास, लेंथ और टाइम तीनों क्वांटिटीज हम लिखेंगे. अब इसमें हम देख रहे हैं कि इसमें मास से रिलेटेड कुछ भी नहीं है, तो भी हम मास लिखेंगे, एल भी लिखेंगे और टाइम भी लिखेंगे, भले ही इसमें टाइम की कोई क्वांटिटी नहीं है. तो जो नहीं होगी उसको जीरो कर देंगे, एज सिंपल एज दैट. तो सबसे पहले देखो, हम एरिया के डायमेंशंस लिख रहे हैं एमएलटी की फॉर्म में. तो एम इसमें नहीं है तो हमने लिख दिया जीरो. और एल यानी लेंथ, लेंथ इसमें है. और यहाँ अब देखो एरिया में है लेंथ इंटू ब्रेड्थ. लेंथ भी लेंथ है और ब्रेड्थ भी लेंथ है. बोथ क्वांटिटीज आर लेंथ, क्योंकि ये भी मीटर में मेजर होगी, ये भी मीटर में मेजर होगी, तो दोनों है फंडामेंटली लेंथ ही. तो हमें लेंथ एक और दो बार मिल गई. तो एल इंटू एल, तो दैट मीन्स एल स्क्वेयर रेस्ट पावर वन रेस्ट. तो यहां लिख सकते हैं हम एल स्क्वेयर. टाइम की यहाँ कोई क्वांटिटी नहीं है तो हम कह देते हैं t इज इक्वल टू टी रेज टू पावर जीरो. तो हम देख सकते हैं कि एरिया के डायमेंशन मास में जीरो है, लेंथ में टू है, टाइम में जीरो है. तो ये जो पावर्स हैं, इन पावर्स को हम कहेंगे डायमेंशन ऑफ एरिया. तो अब दोबारा डेफिनेशन देखते हैं. डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी आर the dimensions of a physical quantity are the powers to which fundamental units of mass, length, time have to be raised to obtain its unit. तो इसकी यूनिट ऑब्टेन करने के लिए ये पावर्स आ गई. तो इन पावर्स को कहेंगे इनके डायमेंशंस. अच्छा, अब जब डायमेंशंस हमने लिख दिए तो ये जो ब्रैकेट में क्वांटिटी है इसको क्या बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड डायमेंशनल फॉर्मूला. तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हुआ? एक्सप्रेशन विच शोज दैट विच ऑफ द फंडामेंटल यूनिट्स एंड विद व्हाट पावर्स एंटर्स इनटू द यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज नोन एज डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ दैट क्वांटिटी. इसको डायमेंशनल फॉर्मूला कहेंगे. अच्छा, अब एक टर्म आ गई डायमेंशनल इक्वेशन. अगर मैं यहाँ एरिया लिख दूं कि ये एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला है और यहाँ बीच में इक्वल टू लगा दूं तो ये डायमेंशनल इक्वेशन बन गई. यानी एरिया की जो यूनिट्स हैं, जो डायमेंशंस है, वो किस तरह से लिखने हैं? m0, l2, t0.
तो ये जो इक्वेशन बनी, इस इक्वेशन को हमने डायमेंशनल इक्वेशन बोल दिया। तो डेफिनेशन क्या है इसकी? द इक्वेशन ऑब्टेन्ड बाय इक्वेटिंग सिंबल ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी विद इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला। ये डायमेंशनल फॉर्मूला है। तो इसी तरीके से हम बहुत सारी क्वांटिटीज़ के बहुत इजीली डायमेंशनल फॉर्मूला लिख सकते हैं। लेकिन डायमेंशनल फॉर्मूला लिखने के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि हमें उस क्वांटिटी का फॉर्मूला आना चाहिए कि उसका फॉर्मूला क्या है। तो वैसे तो ये क्वांटिटीज़ आपके टेबल में जो आप बुक देखेंगे उसमें बहुत सारी दी होंगी, कोई 30-40 क्वांटिटीज़ होंगी, और सबके फॉर्मूले एक साथ याद करना थोड़ा टफ हो जाएगा। लेकिन एज यू गो थ्रू द कोर्स आपको सारे फॉर्मूले ऑटोमेटिकली याद होते जाएंगे। तो अभी अगर आपने अटेम्प्ट करना हो तो आप फॉर्मूला बुक से देख सकते हैं और अटेम्प्ट कर सकते हैं। दैट इज़ नॉट एन इशू। फॉर एग्जाम्पल हम अटेम्प्ट करते हैं वेलोसिटी का। तो वेलोसिटी, क्योंकि ये बड़ी सिंपल सी क्वांटिटी है जिसको सब जानते हैं, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अब इसकी हम डायमेंशंस लिखेंगे और डायमेंशनल इक्वेशन तक पहुंचेंगे। तो वेलोसिटी को क्या लिखें? v, ऑलराइट, और ब्रैकेट में शुरू करते हैं। हमें पता है m भी लिखना पड़ेगा, l भी, t भी। तो इसमें मास तो हमें नहीं दिखाई दे रहा, कहीं मास की कोई क्वांटिटी नहीं आई है, तो मास को 0 कर देते हैं। ये देखिए ना, डिस्टेंस है और टाइम है, मास का कुछ भी नहीं है। मास क्या होता है? मास जिसको केजी में मेजर करते हैं, तो केजी लायक तो यहाँ कुछ भी नहीं है। और फिर एल यानी लेंथ। अब देखिए डिस्टेंस इज अ लेंथ, इट इज मेजर्ड इन मीटर, और यहाँ कितनी पावर में आ रहा है? डिस्टेंस रेज़ टू पावर 1 ही है, स्क्वायर कहीं नहीं लगा है, तो हम लिख देंगे। और यहाँ देखिए टाइम भी रेज़ टू पावर 1 है, लेकिन अपॉन में आ रहा है। आप इस तरीके से देख सकते हैं इसको, एल और ये टी। तो इसको सॉल्व करेंगे तो टी को अगर ऊपर ले जाऊं तो टी रेज़ टू पावर -1। तो यहाँ मैं इसको लिख सकता हूँ टी रेज़ टू पावर -1। तो ये हमारी डायमेंशनल इक्वेशन होगी। ये डायमेंशंस, ये डायमेंशनल एक्सप्रेशन और ये डायमेंशनल इक्वेशन। तो इट इज़ एज सिंपल एज दैट। एक और अटेम्प्ट करते हैं, जैसे फोर्स कि जो न्यूटन का सेकंड लॉ है वो कहता है फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन। अब देखिए इसमें दो क्वांटिटीज आ गई, मास और एक एक्सेलरेशन। तो अगर इसे अटेम्प्ट करना है तो आपको एक्सेलरेशन का भी पता होना चाहिए कि एक्सेलरेशन होता क्या है। तो इसको बनाने से पहले मैं एक बार एक्सेलरेशन के बारे में बता दूं। एक्सेलरेशन क्या होता है? बेसिकली एक्सेलरेशन का मतलब होता है स्पीड में चेंज आना। टाइम के साथ अगर स्पीड चेंज हो रही है, आपकी बस चल रही है और उसकी स्पीड चेंज हो रही है, तो दैट मीन्स बस जो है एक्सेलरेट हो रही है। और ज़्यादातर टर्म जो एक्सेलरेशन है वो स्पीड बढ़ाने के लिए किया जाता है। घटाने की अगर स्पीड घट रही हो तो उसको डिसेलरेशन कहते हैं। पर कई बार फिजिक्स में तो हम एक ही टर्म यूज़ करेंगे एक्सेलरेशन, चाहे बढ़े तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन, घटे तो नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो अगर ये चेंज इन स्पीड ही है तो क्या लिख सकते हैं हम इसको? स्पीड अपॉन टाइम। क्योंकि वैसे तो इसको लिखना चाहिए चेंज इन स्पीड, पर क्योंकि हम डायमेंशन अटेम्प्ट कर रहे हैं तो चाहे स्पीड हो चाहे चेंज इन स्पीड हो, डायमेंशंस में फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि बेसिकली तो अगर दो चेंज का मतलब होता है स्पीड में चेंज, एक स्पीड माइनस दूसरी स्पीड, लेकिन अल्टीमेटली यूनिट सेम रहते हैं। तो यूनिट्स वही लगेंगे जो स्पीड के होंगे। तो स्पीड के अभी हमने देखे स्पीड या वेलोसिटी, इसको वेलोसिटी, वैसे तो बेसिकली वेलोसिटी कहना चाहिए बिकॉज ये एक वेक्टर है और वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो बेसिकली अगर ये वेलोसिटी भी इसको कहेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो वेलोसिटी के जो अभी हमें डायमेंशंस आए थे वो हमारे पास थे एल टी इनवर्स 1। तो इसको लिख देते हैं एल टी इनवर्स 1। और टाइम नेचुरली टी। तो अगर इसको मैं सॉल्व करूं तो एल रेज टू पावर -1, एल टी रेज टू पावर -1, और ये दूसरा आ गया रेज टू पावर 1, इसको ऊपर ले गए एल टी रेज टू पावर -1। तो ये बन गया एल टी रेज टू पावर -2। तो ये आ गया एक्सेलरेशन की। मैंने इस फॉर्म में नहीं लिखे बिकॉज अल्टीमेटली जब फोर्स के लिखूंगा तो उसमें सब कुछ ऐड कर दूंगा। अभी वही लिखे जो रेलेवेंट थे इसके लिए।
तो ठीक है, एक्सेलरेशन हमें पता लग गया, एक्सेलरेशन में ये दोनों चीज़ें आ रही है, मास नहीं आ रहा है। तो फोर्स के जब मैं डायमेंशनल इक्वेशन लिखूंगा तो हमारे पास आ रही है, आई होप ये लेजिबल हो, नहीं लेजिबल नहीं हो रहा है, इसी से लिखता हूँ। फोर्स मास आ गया आपका m, पहले लिख देता हूँ ml, तीनों लिख दिए। अब मास के आ गए जो पावर आएगी मास के लिए m की, वो 1 आएगी, बिकॉज मास का स्क्वायर नहीं है, क्यूब नहीं है, स्क्वायर रूट नहीं है, सिंगल 1 पावर है, तो वो पावर लिख दी। अब L और T यहाँ एक्सेलरेशन से आ रहा है, तो हमने अभी सॉल्व करके देखा कि एक्सेलरेशन में L की पावर 1 है, तो लिख दी L की पावर 1, T की पावर -2 है, तो ये डायमेंशनल एक्सप्रेशन बन गया। और अगर हम इसको इक्वेशन के फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो हमारे पास आ गया F इज इक्वल टू m⁻1 L⁻1 T⁻2। तो ये मैंने दो तीन सिंपल क्वांटिटीज़ बताए। जो डिफ़िकल्ट एक्सप्रेशन है उसमें भी मोर और लेस सिमिलर प्रोसेस है, चाहे आप वर्क का निकाल लीजिए, चाहे इलास्टिसिटी ऑफ स्ट्रेन का निकाल लिए, एंगुलर वेलोसिटी का निकालेंगे, दैट विल रिमेन द सेम। अच्छा, अब जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है, एक चीज़ और बताना चाहूँगा यहाँ पे। जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है हमने यहाँ पे ली है MLT, लेकिन हम जानते हैं, आपने सेकंड चैप्टर में पढ़ा होगा यूनिट्स में, कि फंडामेंटल क्वांटिटी सिर्फ MLT नहीं है, उसके अलावा और भी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है। वो कौन कौन सी क्वांटिटीज़ है? फॉर एग्जांपल, अगर मैं टेम्परेचर की बात करूं, तो अगर टेम्परेचर का मुझे डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना हो, उसमें ना M आएगा, ना L आएगा, ना T आएगा, तो उसका कैसे लिख पाएंगे, उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल टेम्परेचर है, अब टेम्परेचर का अगर हमें फॉर्मूला लिखना होगा, अगर मैं इसको T या थीटा किसी चीज़ से डिनोट कर लूँ, तो इसको लिखूंगा कैसे मैं? M की पावर, L की पावर, T की पावर। आप बताएं, ना इसमें M है, ना इसमें L है, ना इसमें T है, तो इसमें अब टेम्परेचर की यूनिट क्या होती है? SI यूनिट होती है केल्विन, आप जानते हो, 7 फंडामेंटल यूनिट्स आपने पढ़ी है। तो टेम्परेचर की यूनिट है केल्विन, तो ये सारी चीज़ें ज़ीरो हो गई, यहाँ लिखना पड़ेगा हमें केल्विन, और केल्विन रेज़ टू पावर 1, तो ये उसका फॉर्मूला। इसमें MLT सारे ज़ीरो हो गए। अच्छा, इसके अलावा कौन सी होती है? जैसे करंट, इलेक्ट्रिक करंट, सपोज करो मैं बात करूं इलेक्ट्रिक करंट का, आप लिखिए डायमेंशनल इक्वेशन, तो आप इलेक्ट्रिक करंट की लिखेंगे, वहां देखिए ना वहां M है, ना वहां L है, ना वहां T है, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट है, ना उसमें मास है, ना आप लेंथ में मीटर की तरह मेज़र कर सकते हैं इलेक्ट्रिक करंट को, ना वो टाइम में आप उसको मेज़र कर सकते हैं, उसको मेज़र किया जाता है एम्पियर में। तो एम्पियर के लिए आप क्या लिखेंगे? ए, यू विल राइट ए हेयर, तो क्योंकि सिंगल पावर में है तो ए रेज़ टू पावर 1। तो जो बाकी फंडामेंटल यूनिट्स है उनको इसके साथ ऐड कर सकते हैं हम, जैसे टेम्परेचर का मैंने बताया केल्विन रेज़ टू पावर 1 लिख दिया, करंट का बताया एम्पियर रेज़ टू पावर 1 लिख दिया। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है उसको हम सिमिलर फॉर्म में लिख सकते हैं, चाहे वो ल्यूमिनस इंटेंसिटी हो, टेम्परेचर हो, या आपकी क्वांटिटी ऑफ मैटर हो जिसको मोल में लिखते हैं, तो सिर्फ उसको MLT के साथ ऐड कर लिया जाता है आगे। सारी साथ की साथ लिखने की जरूरत नहीं है, MLT बेसिकली लिखते ही लिखते हैं जब भी आपने डायमेंशनल इक्वेशन लिखनी होगी। तो इसमें और भी अटेम्प्ट करेंगे, पर पहले मैं चाह रहा हूँ कि हम थोड़ा सा देख लें कि इसके क्या क्या फ़ायदे हैं इसको डायमेंशन लिखने के, और क्या क्या कर सकते हैं इससे, जो बेसिकली हमारा कंसर्न रहता है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि व्हाट आर यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। तो उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ।